हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बेसिक सेकेंड ईयर के रियल एनालिसिस का इनफाइनाइट सीरीज जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर में कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं और उन एमसीक्यू को अप्रोच करने के लिए आपको किस तरीके से अपना दिमाग लगाना है ये बताऊँगा। यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं, बट इन चारों क्वेश्चन के जरिए जो है मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज के लगभग आधे चैप्टर की थ्योरी में रिवीजन करा दूंगा। और देखो, रियल एनालिसिस में आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, आपको जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 क्वेश्चन कर लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन की थिंकिंग आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आपको अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँ तो उस कॉन्सेप्ट पे आप नियर अबाउट 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर ले जाओ, ऐसा दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, आपने क्वेश्चन को काउंटिंग नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। और कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि अगर इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे, ठीक है, तो सीरीज क्या होता है इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है, सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस पढ़ा रखा है, तो सीक्वेंस में बताया था कि अगर ए एन कोई ये है और यहाँ पे n की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर लूँ, an कर लूँ और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट कर दूँ, तो इसे हम बोलते हैं सीरीज़। मतलब ये कि सीक्वेंसेस के जो टर्म होते हैं, अगर उसे जो है हम सारे टर्म्स को ऐड कर दें तो मुझे एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे an प्लस, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, इसलिए इसका नाम होता है इनफाइनाइट सीरीज। ओके, अब देखो इसके आगे जो है हमारा जो पहला टारगेट है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आपको पता है जीपी के बारे में, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप पढ़ के आए हो, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक इनफाइनाइट सीरीज की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम पहले क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको सारे ऑप्शन के बारे में बारी बारी से बताएंगे। और जो भी ये वीडियो होने वाला है, जो भी ये लेक्चर होने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं छोटे छोटे रिजल्ट भी आपको नोट कराते हुए चलूँगा। ठीक है, देखो एक वर्ड और आता है SOPS, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, समेशन an इज इक्वल टू n2, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, इसके nth टर्म तक ऐड कर लेंगे। मतलब कि अगर मैं S1 लेके चलूँ तो सिर्फ A1 है, अगर मैं S2 लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं S2 लेके चलूँ तो A2 है, मतलब A1 प्लस A2 है। अगर मैं S3 लेके चलूँ तो A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। अगर मैं Sn लेके चलूँ तो मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस An तक जाऊँगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मैक्सिमम तौर पे हमने SOPS आपको क्यों बताया, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के नेचर के बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको SOPS पे जाना पड़ेगा। ठीक है, Sn को आप SOPS को बोलेंगे nth टर्म। ठीक है, तो Sn का नेचर जैसा होगा वैसा ही नेचर इस इनफाइनाइट सीरीज का होगा। यहाँ पे एक दो रिजल्ट आप लिख लेंगे। पहला रिजल्ट ये होगा कि समेशन an is called convergent if Sn is convergent, summation an is called divergent if Sn is divergent, and summation an is called oscillatory if Sn is oscillatory। मतलब ये समझो कि nth टर्म तक जो सीरीज का नेचर है वही इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने nth टर्म तक ही जाके पता कर लेना है कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी। तो जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सीरीज बताया, सीरीज क्या होता है, फिर बताया आपको कि SOPS क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर, और ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करेंगे तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऑक्सिलरी सीरीज से रिलेटेड है, थर्ड क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट से है, और ये भी क्वेश्चन आपका ऑक्सिलरी सीरीज और कंपैरिजन टेस्ट दोनों का मिक्सअप है। तो इस पूरे ओवरऑल लेक्चर में हम आपको फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट तक मैं बताने वाला हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आपको चारों क्वेश्चन तो समझ में आएगा, बट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, मतलब हजारों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा जाए। तो यहाँ पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, लगभग बड़े आराम से 50 प्लस क्वेश्चन तो यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। हमारा जो रियल एनालिसिस है, इसमें इनफाइनाइट सीरीज में टोटल 3 वीडियो आने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो इसके बाद आएगा कल, और थर्ड वीडियो परसों आएगा। तो थर्ड वीडियो के बाद मैं लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिसमें नियर अबाउट 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तीनों वीडियो को देखिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और ऐसा उम्मीद है मुझे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना लगे। ठीक है,
अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और कॉन्सेप्ट को समझा है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे दे रखा है r⁻n-1 और यहाँ दे रखा है n = 1 to इनफाइनाइट। अगर मैं n की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करूँ तो n की वैल्यू रखूँगा 1 - 1 0, तो r⁻0 प्लस r⁻1 प्लस r⁻2 प्लस r⁻3 एंड सो ऑन ऐसे आएगा। r⁻1 का मतलब 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r³ प्लस एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे ये जो r है ना, r इज़ द कॉमन रेशियो। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये क्या है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म r है, तीसरा टर्म r² है, फिर r³ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। आप पढ़ के आ रहे हो क्लास 12th में जीपी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं हिंदी मीडियम में इसको। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है ना, कॉमन जो रेशियो है वो क्या है, r है। कॉमन रेशियो r है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमने r का मल्टीप्लाई किया तो r मिला, फिर r का मल्टीप्लाई किया तो r² मिला, फिर r³ मिला। अब आपको पता है ना कि ज्योमेट्रिक सीरीज में सम होता है, जो nth टर्म का सम होता है, SN = क्या लिखते हो, 1 - r⁻n अपॉन 1 - r लिखते हो। ये ज्योमेट्रिक सम होता है। यहाँ पे अब देखो ये जो r है ना, अगर इस r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, r की वैल्यू = 1 होती है, r की वैल्यू लेस देन 1 होती है और r की वैल्यू लेस देन -1 होती है, तो क्या नेचर होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू जो है लेस देन 1 लेके चलते हो, ठीक है, लेस देन 1 लेके चलते हो, सपोज करो r की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे n है। जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हो, ठीक है, ये टोटल गोज टू 0 हो जाएगा। मतलब कि r इज लेस देन 1 पे ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, ये कन्वर्जेंट होने वाली है। ओके, अब देखो r = अगर 1 पुट कर देते हो, जैसे ही r = 1 पुट करोगे ना तो 1/0 गोज टू इनफाइनाइट, तो r = 1 पे ये क्या होगी, या फिर ग्रेटर 1 पे क्या होगी, ये डाइवर्ज करेगी। और r = -1 पुट करते हो तो यहाँ पे देखो, अगर आप -1 पुट करते हो ना तो एक बार पहले टर्म में 1 आएगा, -1 पुट 0 आएगा, तो 1 0 1 0 1 0 ऐसे 1 0 फिर 1 - 0 ऐसे ऐसे करके आपको एक इनफाइनाइट ऑसिलेशन मिलेगा। ठीक है, पहले टर्म लेके चलते हो, सिर्फ एक टर्म तो 1 मिला, दूसरा टर्म तो 1 - 1 दैट इज 0, तीसरे टर्म पे 1 - 1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर 1 मिलेगा, फिर ऐसे आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिलेगी। तो ये एक जो है ऑसिलेटिंग की बात करेगा। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब कि ये चारों के चारों जो रिजल्ट हैं, मतलब तीनों जो रिजल्ट हैं वो सही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यहाँ क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंट होगा। यहाँ क्या लिख सकते हो, कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ लिख सकते हो इनफाइनाइट ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो पहला क्वेश्चन है ना, इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे हो गई। ठीक है, कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और एक लेस देन -1 पे क्या होगा, इनफाइनाइटली ऑसिलेट्स होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको ना हो तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने ऑलरेडी बीएससी के अपने कोर्स बुक में जो है ऑक्सिलरी सीरीज नामक एक टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, उसका बड़ा सा डेरिवेशन भी है, लगभग 1.5 पेज का डेरिवेशन। तो ऑक्सिलरी सीरीज बस ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज है और 1/n⁻p है ना, तो अगर इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इस p की वैल्यू लेस देन r = 1 है, तो वेन एवर ग्रेटर देन 1 इट मीन्स कन्वर्जेंट, और वेन एवर लेस देन r = 1 इट मीन्स डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के बताइए आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे n⁻p और p की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन r = 1 पे डाइवर्जेंट होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिखने वाला है, आपको n² की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे n² है, यहाँ पे n⁻1 है, यहाँ पे √n है, तो √n का मतलब n⁻1/2, ऑब्वियसली 1 से छोटा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है इसका डेरिवेशन तो आप लोग आराम से कर सकते हो, और मैं जब डिटेल में पढ़ाऊँगा
रियल एनालिसिस अभी मैं नेक्स्ट मंथ में पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, एक एक थ्योरम, एक एक एग्जाम्पल, और जो भी इससे क्वेश्चंस आपके IIT जैम में या फिर नेट में आते हैं मैं उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आप रियल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रियल एनालिसिस तो आपकी मतलब एकदम यूँ तैयार हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप सोच सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रियल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एनालिसिस का सब्जेक्ट है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, वो आप ज़रा नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पास an कोई एक सीरीज़ है, ठीक है, अगर आपके पास समेसन an कोई सीरीज़ है, ठीक है, और एक सीरीज़ bn है, समेसन an और bn दो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ हैं, और दोनों के दोनों क्या है, कन्वर्जिंग नेचर के हैं। an एंड bn बोथ आर कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्प्लाइज करेगा वो समेसन an प्लस bn जो होगा ना, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई समेसन an है और ये कन्वर्ज टू a कर रहा है, तो अगर आप जो है इसमें c का मल्टीप्लाई कर दो ना, c इंटू समेसन an कर दो, तो ये c इंटू a पर कन्वर्ज करेगा। इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अच्छा, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कंपेरिजन टेस्ट पे है, ठीक है। कंपेरिजन टेस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, जब मैं क्लास लेता था तो मैंने कंपेरिजन टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। मतलब जो भी मेरे से पढ़ा होगा उसे तो कंपेरिजन टेस्ट आता होगा, फिर भी अगर जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ से देख ले कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास दो सीरीज हैं, एक सीरीज UN है और एक VN सीरीज है, ठीक है। तो कंपेरिजन टेस्ट ये होता है कि मान लो ये लेस देन आर इक्वल टू है, UN इज लेस देन आर इक्वल टू VN, तो अगर यहाँ पे VN का जो नेचर है, VN इज कन्वर्जेंट, ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा UN इज कन्वर्जेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर UN इज डाइवर्जेंट तो ये इंप्लाइज करेगा VN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे मैंने आपको कंपेरिजन टेस्ट में बताया कि अगर आपके पास दो इनफाइनाइट सीरीज हैं, ठीक है, और दोनों इनफाइनाइट सीरीज में जो है आपको मान लीजिए जो पहला ये सीरीज है मतलब UN है, समेसन UN है, और दूसरा जो है वो समेसन VN है। आप ऐसे लगा लो, यहाँ पे समेसन लिख दो, समेसन UN एंड समेसन VN लिख दो, यहाँ पे भी समेसन UN और यहाँ पे भी समेसन कर लो। ये समेसन का मतलब ये है ना कि इनफाइनाइट सीरीज की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मिलता है कि अगर देखो VN जो है वो VN एक इनफाइनाइट सीरीज है और UN इनफाइनाइट सीरीज है, अगर इससे जो है ये छोटा होता है और ये कन्वर्ज नेचर का तो ये भी कन्वर्ज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, हमने एक ये VN लिख लिया और UN जो है इससे छोटा ले लिया, ठीक है, यहाँ पे UN ले लिया, छोटा या बराबर कुछ भी छोटा लेके चलो। तो अगर ये कन्वर्जिंग नेचर का है तो इसके अंदर जो होगा भाई वो भी कन्वर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है। मान लो ये फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली और ये फैमिली मेम्बर्स कोई एक है, तो अगर ये भाई एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं कि आपको कोरोना के टाइम में इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, मतलब ये कन्वर्ज रहना है, इसी में कन्वर्ज रहना है, तो ऑब्वियसली इसके सारे मेंबर जो है इसमें कन्वर्ज रहेंगे। मान लो ये छोटा सा बच्चा UN है, ये क्या हुआ ना, भाग के बाहर चला गया कोरोना टाइम में, तो अगर ये इनफाइनाइट को जाता है मतलब ये डाइवर्ज होता है, तो इसको पकड़ने के लिए गार्जियन भी जाकर डाइवर्ज करेंगे, पकड़ेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, समझने के लिए कि अगर छोटा वाला जो डाइवर्ज होता है ना, मतलब जो छोटी सीक्वेंस है वो डाइवर्ज होती है तो बड़ी भी डाइवर्ज हो जाएगी। ये समझने के लिए था कि हेड ऑफ द फैमिली है, छोटा बच्चा है, अगर ये कन्वर्ज करते हैं तो ये भी कन्वर्ज करे, बट ये अगर भाग के बाहर जाएगा कोरोना टाइम में तो इसको पकड़ने गार्जियन भी जाएंगे, तो अगर ये डाइवर्ज होगा तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि आप कैसे इसको अपने दिमाग में कैसे इसको फिट कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, तीनों जो ऑप्शन है हम चेक करेंगे बारी बारी से कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि VN UN का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये कन्वर्जेंट है, ये छोटा है तो भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये छोटा ये डाइवर्ज होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आगे जो मेरा सेकंड लेक्चर आएगा ना, उसमें आपको नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें बड़ा ही इसका एप्लीकेशन होगा। अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो n to the power n दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं n to the power n, तो ये ग्रेटर देन होगा 2 to the power n से, n to the power n इज ग्रेटर देन 2 to the power n, और वो कब, जब n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 होता है, उस टाइम ये सीन फॉलो करेगा, 1 पे तो नहीं करेगा। ऐसे n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 पे ये फॉलो करेगा, 2 पे भी नहीं करेगा, 1 2 पे नहीं करेगा, 3 से फॉलो करने स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको 1/n to the power n कर दूँ तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा, 1/2 पे पावर n हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज आपको बताई थी, तो ये जो आपको मिल रहा है ना 1/2 n मिल रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर होल का पावर n। अब देखो लिख सकते हैं ऐसे 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो क्या है भाई, जिसका कॉमन रेशियो r जो है वो 1/2 है, और 1/2 क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं है। और अभी हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका नेचर क्या होगा, कन्वर्जेंट नेचर का होगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे आपने आपने समेसन जो है un इसको कर लिया और इसको आपने समेसन vn कर लिया। तो अगर समेसन vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, समझ पा रहे हैं। अगर आपका समेसन vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। तो लिखेंगे सिंस vn इज इक्वल टू समेसन vn इज इक्वल टू 1/2 समेसन लगा दो इज कन्वर्जेंट, implies that un इज इक्वल टू 1/n इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है नॉट कन्वर्जेंट, ध्यान दीजिएगा नॉट कन्वर्जेंट पूछ रहा है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ाना, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, और बेटर ये होगा कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, दिस इज अ कन्वर्जेंट, हमको नॉट कन्वर्जेंट पूछ रहा है। अब सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड की अगर हम बात करें, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप का है, देखो बड़े ध्यान से समझना। सेकेंड क्वेश्चन में e⁻⁻n² दे रखा है। अब जो है अगर मैं आपको बताऊं तो देखो आपको ये पता है e⁻n इज ग्रेटर देन n, अरे ऐसे पता है ना e⁻x इज ग्रेटर देन x, ऑब्वियस है भाई, x का जो ग्राफ होता है f(x) = x ऐसे जाता है ऐसे, और e⁻x जो है वो ऐसे जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन n है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर की अगर बात करें तो e⁻n² कर दिए, इज ग्रेटर देन n² रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको अपन में करूँ तो 1/e⁻n², तो ये लेस देन हो जाएगा 1/n²। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूँ, समेसन लगाते चलेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो e⁻n² इज लेस देन 1/n²। अगर मैं समेसन लगा दूँ, इधर में मैं समेसन लगा दिया e⁻n² इज लेस देन समेसन 1/n²। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं un, ठीक है, समेसन un, और इसको हम सपोज करते हैं समेसन vn। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ऑक्सिलरी सीरीज बताया था, ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में बताया था, समेसन 1/n⁻p, और व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे अगर ऑक्सिलरी सीरीज से देखें तो n की वैल्यू जो है ये n² है। अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है, समेसन 1/n² इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये vn भाई साहब कन्वर्जेंट है ना, अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समेसन vn इज कन्वर्जेंट, implies that समेसन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपका ये भी कन्वर्जेंट मिला। अब हम इसको चेक करेंगे, log n को हम चेक करेंगे, ठीक है, 1/समेसन 1/log n को चेक करेंगे, तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, और हमको नॉट कन्वर्जेंट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो कोई ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में अभी जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप इसको देखते ही एनालाइज कर लेंगे, मतलब आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेते हो तो। ठीक है, अब देखो अगला जो आपका log n दिया हुआ है, समेसन 1/log n, तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे, आपको ये पता है कि अगर आपके पास log n दिया होता है तो ये ऐसे होता है, ठीक है, log n इज लेस देन n। जैसे हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/log n इज ग्रेटर देन 1/n। ठीक है, अब यहाँ से हम समेसन लगा दिए, तो समेसन 1/log n इज ग्रेटर देन समेसन 1/n। अब देखो हमको इसको un सपोज कर लिए समेसन, और इसको हम जो है क्या कर लिए समेसन vn सपोज कर लिए, या फिर इसको un सपोज करो, क्योंकि छोटा है ना, छोटा है, हमेशा छोटे वाले को un सपोज किया है, इसको vn कर लो। तो यहाँ से देखो छोटा वाला क्या है,
यू एन क्या है, देखो 1/n⁴ यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, और मैंने आपको ऑक्सिलरी से भी बताया था कि n⁴ अगर 1 होगा या 1 से छोटा होगा तो ये डाइवर्ज होगी, तो यू एन इज डाइवर्जेंट। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, वी एन इज, समेसन लगाते रहना भाई, बताने के चक्कर में समेसन भूल जा रहा है, बट समेसन इज अंडरस्टूड हियर, वी एन इज डाइवर्जेंट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन सी है ना, आपका ऑप्शन सी जो है वो डाइवर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन 4 पे अप्रोच करते हैं और आपको कुछ और बेहतरीन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 देख के आपको लग रहा होगा ना कि बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन। देखो इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन अपने आप में बेहतरीन से ऑप्शन है। जो चारों ऑप्शन है ना उसमें बहुत सारे लॉजिक लगने वाले हैं। देखो पहले ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए दे रखा है, देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए लिया हूँ कि आपके एक कॉन्सेप्ट में रिवाइज करवा दूँ और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए। देखो 3/5 दिया है, ओके, प्लस 4/5 का स्क्वायर दिया है, प्लस 3/5 का क्यूब दिया है, प्लस 4/5 दिया है, प्लस 5/5 कुछ दिया है क्या, ऐसा मतलब क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगर जो है केवल 3/4 करके यहाँ पे 3/4 आएगा, ऐसा आएगा। तो अब देखो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसको लगाने का मतलब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। देखो यहाँ पे जो आपको सीरीज दिख रही है ना वो 2 पार्ट में बटी हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 प्लस 3/5 का यहाँ पे क्यूब है, प्लस 3/5 का पावर जो है 5 है, ध्यान से समझिएगा, प्लस एंड सो ऑन, और फिर प्लस करके यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर है, प्लस 4/5 का पावर 4 है, प्लस 4/5 का पावर 6 है, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी बात की गई है। आप इसको यू एन कर लो और प्लस इसको वी एन कर लो और दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो यू एन जो है ना ऑलरेडी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, वी एन इनफाइनाइट सीरीज है। आपको मैं बताया था कि अगर यू एन और वी एन 2 इनफाइनाइट सीरीज हैं और दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हैं तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका जो कॉमन रेशियो है ना, जो कॉमन रेशियो है वो 1/5 का स्क्वायर है। मतलब पहले टर्म में मैंने अगर 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, फिर इस टर्म में मैंने 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/5 का स्क्वायर है और 1/5 का स्क्वायर इज लेस देन 1, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, कन्वर्जेंट होगा। आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन बता रखा था कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्जेंट हो रहा है मतलब कि कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 है, तो ये जो यू एन है ना क्या है, कन्वर्जेंट है। अच्छा, वी एन में देखें तो कॉमन रेशियो 4/5 स्क्वायर दिया ना, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर है, क्योंकि 4/5 का स्क्वायर, फिर 4/5 टू पावर 4, फिर 4/5 टू पावर 6, तो ये जो कॉमन रेशियो है ये भी 1 से छोटा है, तो मतलब ये भी कन्वर्जेंट है। तो ओवरऑल जो पहला आपका जो सीरीज़ दिया हुआ है ना, दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़, ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अगर हम दूसरे की बात करें तो देखो यहीं से एनालाइज कर लो, 1/2 का क्यूब, 1/2 का पावर 5। जो दूसरा क्वेश्चन है ना, आप देखो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कन्वर्जेंट ही दिखेगा। तो आपको मैंने बता रखा था कि अगर यू एन और वी एन 2 आपके पास सीरीज हैं और दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है तो यू एन प्लस वी एन भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं और दूसरे की बात करते हैं। तो जो दूसरा सीक्वेंस जो दूसरा सीरीज दे रखा है ना, जो दूसरा सीरीज रखा है वो भी काफ़ी अच्छा है। 1/2 दिया है, प्लस क्या दे रखा है भाई, 1/3 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 1/2 का पावर 4 दे रखा है, प्लस नहीं 3 दे रखा है 3, प्लस 1/3 का पावर 4 दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 1/2 प्लस 1/2 का पावर क्यूब प्लस 1/2 का पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, और फिर प्लस करके 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 6 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसको हमने यू एन सपोज कर लिया और प्लस इसको हमने वी एन सपोज कर लिया। अब ये जो यू एन है ना, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको देख के लग रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और जीपी में यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है ना, जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 1/2 का
स्क्वायर है, क्योंकि 1/2 में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ तो 1/2 का पावर 3 मिलने वाला है, तो ये लेस देन 1 है, मतलब कि ये कन्वर्जेंट है। और वी एन में 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर टर्म में, तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है सी आर जो है वो 1/3 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पे वी एन भी कन्वर्जेंट है। और यू एन और वी एन अगर दो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज और दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है, तो यू एन प्लस वी एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखो ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए टू पावर ऐसे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, तो इसको अगर लेके चलते हो ना, देखो यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको सी की बात करूँ तो मैंने ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन एक ब्रैकेट में कर लिया, और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन एक ब्रैकेट में कर लिया। इसको मैंने यू एन कर लिया, इसको मैंने वी एन कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना और जो बी की वैल्यू है वो किससे आ रहा है, ओपन इंटरवल -1 से +1 के बीच में आ रहा है। और ओपन इंटरवल -1 से +1 के बीच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ए और जो बी है ना इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। और -1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, मतलब कि लेस देन 1 है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 है, मतलब कि 1 से छोटी है, ठीक है। और अगर 1 से छोटी होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट है। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है एग्जाम में, मतलब आपके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कराने का सिर्फ मेरा मतलब ये था कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आपको बैठा सकूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है और कैसे कैसे क्या नहीं होता है। तो चलिए आगे हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है 1 + 1/4 टू द पावर 2/3 प्लस 1/9 टू द पावर 2/3 प्लस 1/16 टू द पावर 2/3। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 + 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2/3 प्लस 1/4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2/3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ 1/1 कर लूँ प्लस 1/2 और इसको बाहर लेके जाएंगे तो 2 का पावर 4/3 प्लस 1/3 का पावर 4/3 प्लस 1/4 का पावर 4/3 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे मैं 1 का पावर भी 4/3 कर दूँ तो कोई गलती नहीं होगी, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 1 का पावर कुछ भी करो। अगर आपको देखो तो बड़े ध्यान से ये 1/n टू द पावर 4/3 मिल रहा है, मैंने यहाँ पे समेशन लगा दिया और यहाँ पे वैल्यू n = 1 to इन्फिनिट कर दी। अब ये बताओ इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, n टू द पावर 4/3, यहाँ पे जो 4/3 है मेरे भाई, 4/3 है वो ग्रेटर देन 1 है, 4/3 ग्रेटर देन 1। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ऑक्सिलरी सीरीज में कि वेन एवर यू हैव समेशन 1/n टू द पावर p एंड द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1, तो 4/3 ग्रेटर देन 1, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे ये भी सीरीज जो है ना वो कन्वर्जेंट नेचर का है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों सीरीज कन्वर्जेंट नेचर के हैं। अब देखो ये चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हों, ठीक है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट होंगे, कभी कभी इनकरेक्ट पूछेगा तो उसको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को लेने का मेरा सिर्फ इतना मोटो था कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में दे सकूं सीरीज के बारे में। तो अभी इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहला पॉइंट हमारा था सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट था एसओपीएस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, मतलब सीरीज के nth टर्म तक के हम सम को लेके चलते हैं और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर होता है वही सीक्वेंस के वही सीरीज का नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, हमारा तीसरा पॉइंट था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा और लेस देन -1 पे इनफाइनाइटली ऑसिलेट होगा। थर्ड पॉइंट हमारा था ऑक्सिलरी सीरीज, और हमने ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में आपको बताया 1/n टू द पावर p, और p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी। तीसरा पॉइंट था कि अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो दोनों के दोनों अगर सम किया रहे तो सम ऑफ द टू कन्वर्जेंट सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट, और अगर किसी कांस्टेंट c का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी जो है c इंटू ए पे कन्वर्ज करेगा। चौथा हमारा पॉइंट था कंपैरिजन टेस्ट में, हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सीरीज un है और एक इनफाइनाइट सीरीज vn है
और कुछ इस प्रकार का उनके बीच में ऑर्डर रिलेशन है कि UN इज़ लेस देन VN है, तो अगर VN कन्वर्ज करेगा तो UN भी कन्वर्ज होगा, लेकिन अगर UN डाइवर्ज करेगा ना तो VN भी डाइवर्ज होगा। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देंगे, और उसमें हम सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट की बात करेंगे, और भी आगे जो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आपको इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में बताया गया है, तो सारे के सारे कंपैरिजन टेस्ट पे आपको हम बेहतरीन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और जब वीडियो थर्ड में आएगा इनफाइनाइट सीरीज पे, तो उस वीडियो थर्ड के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन का एक जो है PDF शेयर करूँगा, जिसे आप अपने प्रैक्टिस कर लेंगे। और तीनों वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो 150 क्वेश्चन आप विद इन 1 आवर में लगा लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको याद होंगे कि हाँ ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, ये हमने ऐसे किया था। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। टेक केयर, बाय।